ओके तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसको जरा आंसर कर दिया आप लोग। सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इट्स इंक्लिनेशन इज थीटा, और इसके ऊपर एक स्फेरिकल शेल ऐसे रोल कर रहा है। दिस इज स्फेरिकल शेल, इनर रेडियस इज r एंड आउटर रेडियस इज 2r। ठीक है, ये इस तरह से इनर एंड आउटर रेडियस दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इनर रेडियस इज r एंड आउटर रेडियस इज 2r, इट इज रोलिंग। ऑनलाइन में आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं सभी को? देखो ये ऐसे रोल कर रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्फेरिकल शेल है। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट acceleration of shell if it is rolling। ये रोल कर रहा है तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। इसमें देखो बोल दिया गया है ये रोल, इट इज रोलिंग, ठीक है ना। सो यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। मतलब बेसिक क्वेश्चन बेसिक है, थोड़ा सा बस आपको समझना है यहाँ पे। स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे ना तुम लोग को? क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, बस इसलिए दिया जा रहा है ना कि अगर एग्जाम में बाय चांस आ गया तो ये छोटा नहीं चाहिए, इसलिए बस दिया गया है। अदरवाइज क्वेश्चन तो बेसिक ही है ना। कितना आ रहा है? 8/39 जी साइन थीटा। देखो सभी लोग का ये आ रहा है। तो 35/97 देखो जानते हो इसमें बेसिकली समझना क्या है, इसका जो है ना, अगर आपने इसका डेरिवेशन जब कराया गया था ना, उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन कराया गया था ना आप लोग को प्रीवियस क्लास में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो हम लोग जब फॉर्मूला निकाले थे ना, तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकला था? जी साइन थीटा अपॉन 1 + IC/mr²। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए ये r यहाँ पे mr² क्यों आया, वाई वी गॉट mr², तो जानते हो देखो इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग इसका डेरिवेशन कर रहे थे ना, तो देखो हम लोग जैसे फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा था, फ्रिक्शन Fs, तो हम लोग टॉर्क लिख रहे थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यूज कर रहे थे। तो आपको ये समझना होगा कि ये डिस्टेंस अब जो यूज करोगे ना, देखो आउटर और इनर रेडियस जब दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन से टॉर्क जब निकालोगे तो कौन सा रेडियस यूज होगा, इनर या आउटर? आउटर रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस है ना वो आउटर आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे जब, समझ रहे हो ना। जैसे अगर स्फेरिकल शेल है और रोल कर रहा है, तो इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे ना, तो ये आउटर रेडियस यूज होगा यहाँ पे। दिस इज आउटर रेडियस, ठीक है ना। आउटर रेडियस, क्योंकि टॉर्क में समझ रहे हो ना आउटर रेडियस आ रहा है ना, तो टॉर्क वगैरह से ही ये आर आया था, तो आउटर रेडियस यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस हम इसीलिए इस क्वेश्चन को दिए थे, ठीक है ना। तो आउटर रेडियस यूज होगा। तो इसमें देखो आईसी हमारा हम लोग ये पढ़ चुके थे 2/5, और m इंटू ऐसा होता है r2⁵ माइनस r1⁵ और डिवाइड बाय r2³ माइनस r1³, ये होता है। तो 2/5 ऐसे लिख दोगे m, और यहाँ पे r2 जब लिखोगे ना तो 2r आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 32 है ना, और -1 तो 31 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 8 - 1 तो 7 हो जाएगा, और इंटू r² आएगा, ठीक है। यही आ रहा है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका। तो इसीलिए a जब लिखेंगे ना, a = g sin थीटा और डिवाइडेड बाय 1 + IC जब लिखोगे तो यहाँ पे से 31/7 आ जाएगा, इंटू, ठीक है ना।
एम आर स्क्वायर ऐसे लिखोगे, और डिवाइडेड में m इंटू यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर लिखना होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इनर आउटर रेडियस दिया हुआ है और इसमें आप इसे यूज कर रहे हो ना, तो इसमें r जो होगा वो आउटर रेडियस होगा। दिस इज आउटर रेडियस। क्या कह रहे हो? अच्छा, यहाँ पे इंटू इंटू 2/5 भी है ना? ठीक है, ऑल राइट। तो बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा फिर g sin थीटा और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 1 + 31/70, यही आ रहा है ना? ठीक है, तो बस इसको, हाँ, तो 70/101 g sin थीटा, इतना आंसर। ये कैंसिल हो रहा है क्या किसी से? नहीं होगा ना? ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है, ठीक है, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो देखो कुछ छोटी छोटी चीजें नोटिस करना होता है इसमें। रेडियस जो है आउटर रेडियस यूज होगा। लॉजिक समझ में आया ना सभी को? क्यों होगा आउटर रेडियस? क्योंकि आउटर रेडियस पे ही टॉर्क लग रहा है, ठीक है? टॉर्क के फॉर्मूले में आउटर रेडियस आएगा, ओके, इसलिए ऐसा हुआ। ऑलराइट, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन जो है ना ऑसिलेशन से रिलेट करके आता है इसमें, क्या बोलते हैं, रिजिड डायनामिक्स में, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑसिलेशन, और कुछ होता है मास पुलिस सिस्टम, जहां पे हम लोग इक्वेशनों, अभी पहले हम इक्वेशनों मोशन के सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन लॉस पे क्वेश्चन। इसमें दो तरह क्वेश्चन होते हैं रिजिड डायनामिक्स में, एक होता है इक्वेशनों मोशन का और एक होता है कंजर्वेशन लॉ का, ठीक है ना? तो चलो पहले हम थोड़ा देखो, ये मास पुली सिस्टम, ठीक है ना? मास पुली सिस्टम में ऐसा दिया हुआ होगा, देखो इसको कुछ क्वेश्चन इस तरह से होंगे, जैसे ये मास पुली दिया हुआ है, ठीक है ना? ये मासेस दिया हुआ है सपोज करो, ठीक है ना? ये m1 है और ये m2 है, ठीक है ना? m2। अब इसमें जानते हो इस तरह से मेंशन किया होता है कि इसका रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है ना? ये दिया हुआ होता है, ठीक है? और ये यहाँ से ऐसे करके क्लैम किया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ दीज, इज दैट ओके? ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें ये कहना होता है कि जैसे मान लीजिए ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ठीक है ना? इट इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a। देखो इसमें जानते हो क्या होता है कि बोला जाता है क्वेश्चन में, जैसे पहले आप मास पुलिस सिस्टम पढ़ते थे ना, तो उसमें क्या होता था, इधर टेंशन T तो इधर भी टेंशन T, दोनों साइड टेंशन T लिखा हो जाता था। लेकिन इसमें जानते हो क्या होता है, बोला जाता है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, वो पुली पे स्लिप नहीं कर रहा है। पुली जो है ना जब रोटेट कर रहा है तो स्ट्रिंग नीचे आ रहा है, समझ रहे हो ना? देखो दो तरह का पुली होता है, एक होता है स्मूथ पुली। तो स्मूथ पुली में क्या होता है कि पुली रोटेट नहीं भी कर सकता है, बस स्ट्रिंग ऐसे स्लिप कर रहा होता है। इसमें क्या होगा कि पुली जो है ना स्मूथ नहीं है, इसमें ऐसा होगा कि ये पुली जब रोटेट करेगा ना, तो ऐसे रोटेट करेगा तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो इसमें लिखा होता है कि स्ट्रिंग डजंट स्लिप ऑन पुली। स्ट्रिंग जो है ना पुली पे स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है ना? आप ये कह सकते हो कि मासेस मूव व्हेन पुली रोटेट्स, ठीक है ना? सो मासेस मूव व्हेन पुली रोटेट्स, ठीक है? पुली जब रोटेट कर रहा है तो ये एक तरह का रोटेशन। देखो पुली का मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में आप जानते हो ना V = R ओमेगा, हम बताए ना कि V = R ओमेगा तो रोटेशन में लगता ही है। प्रीवियस क्लास में बताया गया ना आप लोग को, ऐसे लगाते हैं V = R ओमेगा या A = अल्फा R, ऐसे लगाते हैं ना, ठीक है ना? तो ये तो रोटेशन में लगता ही है। हम लोग जनरल मोशन में बोल रहे थे कि ये लग भी सकता है और नहीं। जनरल मोशन में कंडीशन लगाया जा रहा था ना कि जनरल मोशन में क्या होगा कि अगर क्या बोलते हैं रोलिंग है तो इसको लगाते हैं, अदरवाइज रोलिंग नहीं है तो इसको नहीं लगाते हैं जनरल मोशन में, ठीक है ना? तो इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा ही क्योंकि ये रोटेशन है, प्योर रोटेशन, ठीक है ना? तो देखिए ऐसा होगा कि ये मान लो नीचे A से जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो है ना देखो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन A होगा ऐसा, ठीक है ना? अब ये नीचे ऊपर A से जा रहा है तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो स्ट्रिंग का होगा ना वो A होगा ऊपर में, ठीक है ना? अब ये मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्चुअली A = अल्फा R हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट जो है ना यहाँ से R डिस्टेंस पे है, तो ये रोटेशन की वजह से ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना? तो A will be equal to अल्फा R। इज दैट ओके?
ए इक्वल टू अल्फा आर इसमें जरूर लगेगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब जैसे इस ब्लॉक को देखो, यहाँ पे मास ऐसे नीचे m1g लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे लग रहा है m2g। अब इसमें जानते हो टेंशन दोनों स्ट्रिंग में डिफरेंट होता है, यहाँ पे T1 लिखना होगा, यहाँ पे T2 लिखना होगा। तो आप इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे ना, देखो इसका, तो ऐसे लिखोगे नेट फोर्स इसमें हो जाएगा m1g और माइनस T1 इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन। ये इसका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें लिखोगे ना आप, देखो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे लिखोगे T2 माइनस m2g इज इक्वल टू मास हो जाएगा m2 और इंटू एक्सेलरेशन। ये अनदर इक्वेशन हो गया। इज दैट ओके? तो इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब देखिए पुली के लिए लिखेंगे, तो पुली को ऐसे बनाओगे ना, तो देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है, ये T1 और ये हो गया T2, ये सेंटर के बाद रोटेट कर रहा है ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो देखिए क्या होगा कि ये जो आप ऐसे सोचिए, सेंटर पे फिक्स किया हुआ है, इधर पुल करोगे ना तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, और इधर पुल करोगे तो ऐसे उल्टा घुमाना चाहेगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जब ये लिखोगे ना टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ पे टॉर्क में ऐसे लिखना होगा T1 इंटू रेडियस ये, और माइनस T2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो T1 माइनस T2 हो जाएगा, और अल्फा की जगह पे यहाँ से a बाई आर लिख दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आई ए, और इससे एक आर नीचे आएगा और इससे a बाई आर आएगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अच्छा सेकंड, ये थर्ड था और ये फोर्थ हो गया, ठीक है ना। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे हमने यूज किया है यूज वन को यूज किए, अल्फा की जगह a बाई आर भी हमने पुट किया है यहाँ पे। अब जानते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इसको सभी को ऐड कर दोगे, ठीक है ना। जस्ट ऐड ऑल द इक्वेशन, ठीक है ना, ऐड ऑल इक्वेशंस, ठीक है ना। तो सभी इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये जो तीन इक्वेशंस है 1 + 2 + 3, ठीक है। तो इसे ऐड करोगे तो देखो यहाँ से आप नोटिस करिए, T1 पॉजिटिव है, T1 नेगेटिव है, T2 नेगेटिव, T2 पॉजिटिव, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बच जाएगा m1, और इस वाले इक्वेशन से बचेगा m2, m1 माइनस m2 और इंटू g इज इक्वल टू, इस साइड आ जाएगा m1 + m2 और प्लस आई बाई आर स्क्वायर और इंटू a, ठीक है ना। बस यही इसका आंसर है, ठीक है, दैट्स द आंसर। a इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस, यहाँ पे क्या था m1 माइनस m2, ठीक है ना, इंटू g, ठीक है, और यहाँ से m1 + m2 और इंटू आई बाई आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया, m1 माइनस m2g और m1 + m2 आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है, दैट्स द आंसर। तो ये इसका एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कभी कभी आ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मास पुली सिस्टम देखो जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आप यहाँ से नोटिस करिए कि उसमें जो है ना, ये पुली मूव नहीं कर रहा होता है, एक्सेलेरेशन 0 होता है, ठीक है ना। ये इसका रोटेशनल एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 होता है, तो यहाँ एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 कर दोगे ना, ऐसे भी देखो, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, लाइट पुली लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है पुली इज लाइट। तो पुली लाइट है तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, ये हेवी पुली है, ये जो है ना, दिस इज हेवी पुली है ये, ठीक है। जनरली जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं ना, तो वहां पे पुली लाइट होता है, तो पुली देखो ऐसे भी सोचो, लाइट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, मास 0 होता है एक्चुअली पुली का, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो T1 इक्वल टू T2 हो जाता है वहां पे, इसीलिए उसमें हम लोग दोनों साइड टेंशन को सेम लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 करेंगे ना, तो फिर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा m1 माइनस m2 और डिवाइड बाय m1 + m2, यही हम लोग आंसर पहले भी लिख रहे थे, ठीक है ना। जब एटवुड मशीन प्रॉब्लम पढ़ते हो तो यही होता है ना, ठीक है। तो अगर एक बार लिख लो यहाँ पे, देखो लाइट पुली अगर है, लाइट पुली, तो लाइट पुली के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो आएगा ना, वो m1 माइनस m2 और डिवाइड बाय m1 + m2 और इंटू g होगा। तो इसको हम लोग बेसिकली दिस वी यूज इन केस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑल्सो, ओके, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन होता है इसी टाइप का,
जिसमें ये लिखा जाता है कि जैसे देखो आप ऐसे समझ लो कि ये पेन है, इसमें हम ऐसे धागा को ऐसे वाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो थ्रेड को ऐसे वाइंड कर दिया, फिर थ्रेड को ऐसे हम पकड़े हुए हैं और इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा। अब नीचे क्यों गिरेगा ये जानते हो, नीचे ऐसे रोटेट करते हुए गिरेगा, ठीक है ना, इट विल फॉल। तो मतलब इस तरह का सिचुएशन है, जैसे कोई सिलेंडर है, मान लो इसमें हमने ऐसे थ्रेड बांध दिया, ठीक है, और ऐसे थ्रेड को हम पकड़े हुए हैं। अब ये अनवाइंड होगा तो नीचे गिरेगा, अगर अनवाइंड नहीं होगा तो नीचे नहीं गिरेगा। तो आपसे हम देखो ये पूछते हैं अगर कि मान लो ये एक पूरा थ्रेड एक बार अनवाइंड होगा, कंप्लीट थ्रेड एक बार अनवाइंड हुआ तो कितना नीचे जाएगा, ये तो क्या बोलोगे, एक रोटेशन का थ्रेड अनवाइंड होगा तो कितना नीचे जाएगा, 2πr। तो ऐसा ही सिचुएशन तो रोलिंग मोशन में भी होता है ना। रोलिंग मोशन में क्या बोलते हो आप कि इन वन रोटेशन इट कवर्स 2πr डिस्टेंस। तो ये अनवाइंडिंग का जो केस होता है ना, दैट इज सिमिलर टू रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग जैसा, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर रोलिंग वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं, ठीक है ना। तो एक अनवाइंडिंग का देखो कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ठीक है, मोशन ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ थ्रेड, ठीक है ना, मोशन ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि क्या होगा कि तो इन दिस केस मोशन is in this case motion is similar to, ठीक है, so in this case motion is similar to rolling motion, समझ लो ना। इस केस में मोशन जो है वो कैसा है, सिमिलर टू रोलिंग मोशन होगा, ठीक है ना। तब इस तरह का सिचुएशन है, देखिए तो मान लो थ्रेड वाइंड किया हुआ है इसमें और ये ऐसे बना हुआ है, तो बस इसमें देखो क्या होगा, जैसे ये मान लो नीचे गिर रहा है ए एक्सेलेरेशन से, और साथ में ये एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से रोटेट भी कर रहा है, ये रेडियस आर है, समझ लो ना। क्योंकि सिमिलर टू रोलिंग मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये अनवाइंड होगा तभी नीचे जाएगा, अनवाइंड नहीं होगा तो नीचे नहीं जाएगा। तो इसीलिए रोलिंग मोशन का डेफिनेशन याद है ना, बेसिक डेफिनेशन क्या बताया गया था रोलिंग मोशन का, मतलब बेसिक डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, हाँ हाँ क्या था, तुम बोलो, हाँ डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इक्वल टू 2π। तुम लोग रिवीजन करके आया करो ना, पहले ही बताया ना कि पढ़ने का तरीका यही होता है कि जब भी क्लास में आ रहे हो ना तो रिवाइज करके आया करो, ठीक है ना। उसमें डेफिनेशन ये बताया गया था कि इन वन रोटेशन ऑब्जेक्ट कवर्ड 2πr डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, तो इसीलिए प्योर रोलिंग जैसा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो इसमें बस कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा AC, जैसे मान लीजिए ये एक्सेलेरेशन AC है तो AC इक्वल टू अल्फा आर लगा दोगे, ठीक है ना। ये बस ये एक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जैसे मान लो ए स्ट्रिंग इज wound on a solid cylinder and cylinder is released, सिलेंडर को रिलीज कर दिया गया। क्वेश्चन इज कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है और साथ में टेंशन भी निकालना है स्ट्रिंग में। तो क्या, स्ट्रिंग इज वुंड ऑन सॉलिड सिलेंडर एंड सिलेंडर इज रिलीज, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है ना। मतलब ऐसा सिचुएशन भाई, देखो ये जो है ना मतलब कह सकते हो साइड व्यू है। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इस तरह से इसको मान लो हमने स्ट्रिंग को ऐसे पकड़े हुए हैं, दिस इज स्ट्रिंग को हमने होल्ड कर रखा है
ठीक है ना, और सिलेंडर को रिलीज कर दिए, तो इसका कुछ नीचे एक्सेलेरेशन होगा, तो वही बताना है कि एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब फिर से देखिए एक्सेलेरेशन वर्ड आ गया ना, एक्सेलेरेशन का मतलब है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। ठीक है ना, तो बस अप्लाई करो इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? ऐसा है, एक स्ट्रिंग को ऐसे वाइंड कर दिया गया, स्ट्रिंग को ऐसे होल्ड किए हुए, इसको छोड़ दिए, तो ये नीचे गिरता जा रहा है। इज दैट ओके? इट इज फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, नीचे ग्रेविटी की वजह से तो नीचे गिरेगा ना। ठीक है, इसका रेडियस मान लो आर है, इसका मास एम है। ठीक है ना, ऊपर में यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, टेंशन। अब देखिए ये नीचे जा रहा है एक्सेलेरेशन ए से, मान लो ये रोटेट कर रहा है अल्फा से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, पहले आप ऐसे लिखोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, ये ऐसे लिख दिया। तो नेट फोर्स यहाँ पे लिखोगे तो देखो नीचे लग जाएगा mg और ऊपर लग रहा है टेंशन mg माइनस टी, मास इनटू एक्सेलेरेशन ac हो गया। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, देखो यहाँ पे टॉ सी इक्वल टू आई सी इंटू अल्फा। तो सी देखिए सेंटर है, ये सेंटर के बाद टॉर्क लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है ना mg, ठीक है, तो सेंटर के बाद टॉर्क लिखना है, तो आप देखिए mg का लाइन तो सेंटर क्रॉस कर रहा है, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ लगेगा टी इंटू आर इज इक्वल टू, और सिलेंडर का देखो, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ भी है ना, ये एम आर स्क्वायर बाय 2 लिख दोगे, है ना। हाँ, और ये रोलिंग जैसा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होता है, ए सी इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा की जगह हम लोग लिख देंगे ए सी बाई आर। तो यहाँ से आर आर सब कैंसिल हो जाएगा, तो टी निकल जाएगा हमारा एम ए सी बाई 2। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को ऐड कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एम एम ए सी मतलब 3 MAC बाई 2 हो जाएगा। इज दैट ओके? 3 MAC बाई 2 यही आ रहा है ना। ठीक है, इधर से ऐड कर दिए इन दोनों को, ये देखिए 1 प्लस 2 किया गया। ठीक है ना, तो बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए सी जो आ रहा है ना हमारा, दैट इज इक्वल टू 2G बाई 3 आ रहा है, दैट्स सी। तो ये इसका एक्सेलेरेशन है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखो, टेंशन निकालना है तो इसको बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट इनटू 2 में पुट कर दो इसे, तो टेंशन इक्वल टू आ जाएगा, जो इसको यहाँ पुट करोगे ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा mg बाई 3। तो ये टेंशन निकल गया। ओके, किसी कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के अभी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ए डिस्क इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल स्पीड v naught on a rough horizontal surface। ठीक है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट इट्स
speed when its motion becomes rolling, तो मोशन रोलिंग हो जाएगा तो फिर हमें इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है, जैसे ये डिस्क है, इसको हमने स्पीड दिया v0, अभी एंगुलर स्पीड इसका 0 है, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा गया ना, देखो डिस्क रेडियस r है, ये डिस्क है, तो a disk is given horizontal speed v0 on a rough horizontal surface. Calculate its speed when its motion becomes rolling. मोशन जब रोलिंग हो जाएगा तो हमें, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। अभी आप देखो यहाँ पे, तो VC इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर हो रहा है, क्योंकि VC देखो कितना दिया हुआ है, V0 है, और ओमेगा कितना दिया हुआ है, 0। तो VC की जगह V0 लिखोगे, ओमेगा की जगह 0 लिखोगे, तो LHS में V0 आएगा और RHS में कितना आएगा, 0 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर रोलिंग तो नहीं हो रहा है ना, ये अभी 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 रोलिंग नहीं है, इट इज नॉट रोलिंग, इट इज नॉट रोलिंग। अब मान लो कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि इसका स्पीड मान लो v हो गया और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई, ठीक है ना, एंगुलर स्पीड इज ओमेगा। अब जानते हो, मतलब मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये रेडियस इसका आर है, तो हम क्या बोलेंगे कि अब रोलिंग होने लगा, ठीक है ना, अब रोलिंग होने लगा इसमें, ठीक है। तो वही बताना है कि जब रोलिंग होने लगेगा ना तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जानते हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बहुत आसानी से सॉल्व होता है ये, ठीक है। हम उसको अलग से बताएंगे, अभी कंजर्वेशन लॉ जब इंट्रोड्यूस करेंगे ना, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन से बता दे रहे हैं। इट कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, ठीक है ना। तो ये देखिए मेथड 1 है इसका, भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर रहे हैं, मेथड 1। ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ गए ना। मेथड 1 है यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से देखिए क्या है, ये ट्रांसलेट कर रहा है ऐसे। अभी तो स्लाइडिंग मोशन है ना, अभी रोलिंग तो है ही नहीं है, स्लाइड कर रहा है, रोटेट तो कर ही नहीं रहा है। तो इसमें जैसे आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे बाहर पीछे लग जाएगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा एक्चुअल में। रोलिंग में जब होता है ना तो स्टैटिक लगता है, अभी कैसा है, स्लाइडिंग है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन एफ होगा, ठीक है ना, एफ के भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे ना, तो देखो ऐसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें जानते हो क्या है कि देखो हमारा फोर्स की जगह माइनस एफ लिख दोगे, या एफ के लिखना है तो एफ के लिख दो, इसको एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एफ के लग गया, इज इक्वल टू मास और इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस एफ के बाई मास, ये निकल गया। तो मान लो ये सिचुएशन t इक्वल टू 0 पे था, अब यहाँ पे t इक्वल टू t टाइम हो गया है, दिस इज t इक्वल टू t टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना रोलिंग बिगिंस कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोलिंग बिगिंस, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है रोलिंग। इससे पहले वाले इंस्टेंट में रोलिंग नहीं होगा, इससे थोड़ा भी पीछे आओगे ना तो रोलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ के बाद ही रोलिंग स्टार्ट हुआ, अब उसके आगे रोलिंग होता जाएगा, इज दैट ओके। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे हम v निकालेंगे ना, तो v इज इक्वल टू ऐसे लिखोगे u प्लस AT, तो v इज इक्वल टू u की जगह पे लिख दोगे v0, स्टार्टिंग में स्पीड v0 था, और एक्सेलरेशन हमारा हो गया माइनस एफ के बाई एम और इनटू टी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल करके ट्रांसलेशनल स्पीड यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे रोटेशनल इक्वेशन, ये जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, वी आर राइटिंग रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे ना तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, टॉ सी इक्वल टू आई सी और अल्फा,
तो टॉसी जो लगेगा ना, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा एफ के इंटू आर इज इक्वल टू आई सी, तो डिस्क है ना, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू अल्फा। देखो इसमें जो है ना रोलिंग नहीं है ना, अभी अभी हम कहाँ पे लगा रहे हैं, इधर इधर लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो रोलिंग तो है ही नहीं है। अच्छा अभी आज याद है ना, आज का जो मतलब एक क्वेश्चन ऐसा भी डिस्कस किए थे ना, कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, रोल कर रहा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, याद है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स का आंसर कितना आया था, 0। 0 आया था, ठीक है ना। अभी हम कराए थे ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहे थे फ्रिक्शन फोर्स 0, तो अभी जानते हो देखो हम फ्रिक्शन फोर्स यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब कुछ लिखा जा रहा है कब, जब रोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, उस टाइम तक लिखा जा रहा है जब रोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी यहाँ के बाद यहाँ तक है ना, यहाँ पे रोलिंग आकर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी रोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ उस टाइम के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि अभी हम फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा फिर फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है, तो ये बिफोर रोलिंग लिखा गया है ये सब कुछ, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से देखिए हम अल्फा निकालेंगे ना, तो अल्फा इक्वल टू एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 FK और डिवाइड बाई m इंटू आर हो गया, यही आ रहा है ना, 2 FK डिवाइड बाई m इंटू आर, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो यहां से देखो हमारा 2 FK डिवाइड बाई m इंटू आर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इज दैट ओके, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कर रहे हैं। तो यहां से देखिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट तो शुरू में 0 दिया हुआ था, अल्फा का वैल्यू लिख देंगे 2 FK और डिवाइड बाय m इंटू आर और इंटू टी, ठीक है ना। तो ये ओमेगा का वैल्यू निकल गया है बेसिकली, 2 FK और डिवाइड बाय m इंटू आर और इंटू टी हो जाएगा, इज दैट ओके। तो अब देखो क्या होगा इसमें कि हम लोग, ठीक है, ओमेगा ये निकल गया, और ठीक है ना, दिस इज ओमेगा और दिस इज भी, तो ये ओमेगा जानते हो देखो टी टाइम के बाद का है ये, और भी जो निकला है ना यहाँ पे वो भी टी टाइम के बाद है, और हम बोल रहे हैं टी टाइम के बाद क्या हुआ, रोलिंग स्टार्ट हो गया। तो अब ये जो भी है और ये ओमेगा रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये टी टाइम के बाद का ओमेगा है और टी टाइम के बाद का भी है, और हम टी टाइम के बाद मान के चल रहे हैं कि रोलिंग बिगिन, ओके। तो इसीलिए देखो एट टी इक्वल टू टी रोलिंग बिगिन्स, ओके, देयरफॉर इस टाइम पे रोलिंग स्टार्ट हो गया, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है ना, रोलिंग बिगिंस, देयरफॉर क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये लिख दोगे, तो v इक्वल टू ओमेगा आर लिख दोगे, तो v की जगह पे देखो v नॉट माइनस एफ के बाई एम और इंटू टी होगा, इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 FK और बाई एम इंटू आर और इंटू टी, नहीं ओमेगा का वैल्यू कितना था, हाँ इतना ही है ना, और इंटू आर ऐसे लिखोगे, इज दैट ओके। तो ये निकल गया, तो हम लोग देखो यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड ले आओगे तो वी नॉट और माइनस प्लस हो जाएगा 3 FK और इंटू 3 FK इंटू टी बाई एम हो जाएगा, ठीक है ना, वी नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से टी निकाल लोगे, देखो यहाँ से टी निकलेगा हमारा एम वी नॉट अपॉन 3 FK, आर यू ऑल गेटिंग दिस, एम वी नॉट अपॉन 3 FK, तो ये वी नॉट निकल गया। अब हम इस टी का वैल्यू वापस वी नॉट वी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि स्पीड निकालना था ना, तो यहाँ पे पुट इनटू 1 कर दोगे, तो 1 में देखो यहाँ से v इक्वल टू वी नॉट और माइनस, ठीक है, एफ के बाई एम आ गया, और इनटू ये जो है ना इसको पुट करोगे, और यहाँ पे कितना है एम वी नॉट अपॉन 3 FK, तो यहाँ से देखो एफ के कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2v नॉट बाई 3, दैट्स द आंसर, बस यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू 2v नॉट अपॉन 3, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इज दैट ओके, तो यही इसका आंसर है।
समझ में आ गया सभी को कैसे सॉल्व किया गया क्वेश्चन? देखो ये जो है ना, इस क्वेश्चन को लेकिन बहुत शॉर्ट में भी सॉल्व किया जा सकता है, 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? सर वो पाथ किसी हाँ, पाथ के अबाउट जो है ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। इसमें जानते हो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, इस मेथड का एडवांटेज जानते हो क्या है? कभी मान लो ये बोल दिया गया कि टाइम दे दिया गया कि ठीक है ना, इतने टाइम के बाद रोलिंग मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो पूछ दिया जा सकता है कि, या फिर मान लो कभी यहाँ पे तो अभी ऐसा है ना कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रोलिंग नहीं हो रहा है, ये क्या है, स्लाइडिंग है, दिस इज स्लाइडिंग, अभी स्लाइडिंग हो रहा है। तो स्लाइडिंग में तो आप जानते हो ना, फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन तो ऐसे लिखते ही हम लोग, एफ के इज इक्वल टू क्या लिखते हो, म्यू टाइम्स एन, ठीक है ना, म्यू टाइम्स एन लिखते हैं, और एन यहाँ पे क्या होगा, ऊपर एन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो यहाँ पे एफ के तो ऐसा हो जाएगा ना, म्यू इंटू mg। तो एफ के तो हम लोग हमेशा इतना लिखते हैं, एफ के इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, एफ के को आप म्यू टाइम्स mg लिखोगे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए म्यू टाइम्स mg पुट कर देंगे ना, तो टाइम निकल जाएगा। तो इस मेथड को जानते हो हम इसलिए बताए ना कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि म्यू का वैल्यू दे दिया गया और आपसे पूछा जा सकता है कितनी देर के बाद रोलिंग स्टार्ट होगा। जैसे मान लो इसको ऐसे थ्रो किया गया वी नॉट स्पीड से, देन आफ्टर व्हाट टाइम रोलिंग विल स्टार्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सिर्फ ये निकलता है, टाइम नहीं निकल पाता है वहां पे। तो इससे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल रहा है, ठीक है ना। यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ के, यू विल गेट द टाइम आफ्टर विच रोलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। इज दैट ओके? अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एम वी नॉट, ये जो टी निकला था ना हमारा, और डिवाइड बाय 3, और एफ के की जगह आप म्यू एम जी लिख दोगे ऐसे, एफ के इज म्यू एम जी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, एम देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। तो इनिशियल स्पीड और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा कितने देर के बाद रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। इज दैट ओके? वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, ये बेसिकली डिस्क के केस में हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था ना टाइम का, वहां पे एफ के की जगह हमने यूज किया है, ठीक है ना, म्यू एम जी। ओके, ऑलराइट। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसका जरा आंसर करिए आप लोग क्विकली। तो क्वेश्चन हम इसको कंजर्वेशन लॉ में एक बार और डिस्कस कर देंगे, लेकिन आप ध्यान रखोगे कंजर्वेशन लॉ से जब सॉल्व करोगे तो आप टाइम नहीं बता पाओगे। कंजर्वेशन लॉ से स्पीड पता चल जाता है कि जब रोलिंग स्टार्ट होगा तो स्पीड क्या होगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन ऐसा था ना कि स्टार्टिंग में स्पीड कितना है, वी नॉट, अब पूछा जा रहा है कि अभी तो देखो ओमेगा 0 है, व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स देन व्हाट द स्पीड विल बी, ठीक है। तो आंसर ये आ गया। कंजर्वेशन लॉ से ये पता चलता है 2 लाइन में, ठीक है, बट यू विल नॉट गेट टाइम यूजिंग कंजर्वेशन लॉ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का एडवांटेज ये है कि आपको टाइम भी पता चल रहा है कितनी देर के बाद स्टार्ट होगा। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर इज rotated about its horizontal diameter, its horizontal diameter, इसको horizontal diameter के बाद रोटेट कर दिया गया, ठीक है ना, विथ angular speed omega naught, with angular speed omega naught, and it is placed on rough horizontal surface, ठीक है, it is placed on rough horizontal surface. So question is calculate its angular speed when motion becomes pure रोलिंग। मोशन जब प्योर रोलिंग हो जाएगा तो हमें एंगुलर स्पीड निकालना है, ठीक है।
तो इसमें भी जानते हो आंसर देखो पहले से पता है, बस आप लोग निकाल लोगे। देखो ये जो है ना, इसका इसमें देखो जैसे ये क्वेश्चन किसका था, पहले वाला क्वेश्चन डिस्क का था ना। डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा है 1/2 mr² है। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आंसर पे कितना आया 2/3, मतलब डिनोमिनेटर बाय सम, ऐसा है। तो अब सॉलिड स्फीयर में कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr², ऐसा ही है ना। तो इसका आंसर जो आएगा ना, v जो आएगा वो आएगा डिनोमिनेटर बाय सम, है ना, मतलब 5/7 v0 आएगा। अब ओमेगा निकालना है ना, तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसी को r से डिवाइड करोगे बस, तो ओमेगा जो आएगा ना वो 5/7 ओमेगा 0 आएगा। आंसर ये आएगा, ठीक है ना। इसमें सिमिलर टाइप के आंसर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार चेक करके देखो जरा, आंसर ये आ रहा है। ये तो हम लॉजिक से बता रहे हैं ना कि इतना आंसर आना चाहिए, समझ गए ना। तो यू शुड गेट दिस आंसर 5/7 ही आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार देखिए जरा आप लोग का आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन जो बताएगा ना उसी मेथड से कैलकुलेशन करके देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो ऐसा है कि जैसे देखो अभी ये पेन है ना, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, क्योंकि ऐसे फिंगर ऐसे कर्ल करोगे तो एक्सिस ये बनेगा, है ना, ये इसका एक्सिस होगा, ठीक है ना। तो इट इज रोटेटिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन है। ठीक है, इसमें अभी जो है ना, इसका ट्रांसलेशनल स्पीड 0 है, इसमें एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा 0, ऐसा है स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या है कि इसका कुछ ट्रांसलेशनल स्पीड हो जाएगा v, और इसका एंगुलर स्पीड हो जाएगा ओमेगा। अब इसको बोल देते हैं यहाँ पे रोलिंग बिगिंस, रोलिंग बिगिंस हियर, ठीक है ना। तो इसमें फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे v=ω/r, ठीक है। तो रोलिंग बिगिंस v=ω/r। यहाँ पे रोलिंग तो पहले से कर रहा है ना, नहीं, ओमेगा। रोलिंग कहाँ से पहले से कर रहा है, रोलिंग का मतलब क्या, रोटेशन नहीं होता है ना। रोलिंग का मतलब होता है कि v शुड बी इक्वल टू ω/r, तो यहाँ पे vc शुड बी ω/r, तो यहाँ पे नहीं है ना, और v तो 0 है हमारा, तो LHS तो 0 हो गया। पहले से रोटेशन है, रोलिंग नहीं है, समझ गए ना। रोलिंग का मतलब होता है ये कंडीशन, रोलिंग एक मैथमेटिकल केस है, समझ गया ना, जिसमें vc बिकम्स इक्वल टू ω/r। तो यहाँ पे ओमेगा देखो, RHS आपका नॉन जीरो है, LHS कितना है, 0 है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या ये रिलेशन अभी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे इसका स्पीड 0 है, इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड स्फीयर इज रोटेटेड अबाउट इट्स horizontal diameter with angular speed ω0 and it is placed on rough horizontal surface, रखा गया है इसको। तो जब किसी चीज को रखते हो तो उसका इनिशियल ट्रांसलेशन स्पीड 0 होगा, समझ गया ना। तो इसमें रोटेट करके रख दिया गया इसे, समझ गया ना। आप ऐसा कर सकते हो ना कि किसी चीज को रोटेट करा दो और फिर रख दो किसी, है ना, तो दैट कैन हैपन। तो इसको स्पिन करा के रखा गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये आगे चल रहा है। ये तो आप कर सकते हो, एक फुटबॉल मतलब बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल जो होता है उसको ऐसे करके स्पिन करा के ऐसे रख दो बॉल यहाँ पे, ठीक है, तो वो आगे जाएगा, ठीक है ना, स्लाइड करते हुए। तो ये जो है ना नॉट रोलिंग है, दिस इज नॉट रोलिंग, और ये यहाँ पे रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो इसको t=0 मान लेते हैं और इसको मानेंगे t=t। तो t टाइम के बाद रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो t टाइम के बाद फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा v=ω/r। अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, ठीक है ना। 2 बार लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन तो फिर आंसर आ जाएगा। तो उसी स्टेप्स को रिपीट करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन का था ना, एग्जैक्टली उसी स्टेप को रिपीट करना है, ठीक है। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन के स्टेप्स रिपीट करके आंसर आ जाएगा।
सर 2/7 आ रहा है ओमेगा नॉट। 2/7 आ रहा है, हाँ ये वाला नहीं आ रहा है, ये जो अभी हम बोल रहे थे। हम कितना बोल रहे थे? 5/7 बोल रहे थे, है ना। देखो जरा 2/7 आ रहा है। अच्छा, वो अलग केस था, है ना। अच्छा अच्छा, मतलब लॉजिक वहां पे काम नहीं किया है ना। ठीक है। अच्छा हाँ, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, नॉन जीरो था। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ही अलग हो गया ना। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे नॉन जीरो था, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन इसमें जानते हो, देखो डिफरेंस है दोनों में। इस क्वेश्चन में जानते हो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा ना, वो फॉरवर्ड लगेगा। जानते हो क्यों? देखो ऐसे सोचिए कि आपने तो इसको फॉरवर्ड थ्रो नहीं किया, तो अब इसको फॉरवर्ड कौन ले जाएगा? जैसे कार होती है ना, कार जब आप एक्सेलरेट करते हो तो व्हील ऐसे रोटेट करता है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से फिर कार आगे बढ़ती है। समझ गया ना। कार स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, एक्सेलेटर लेने पे व्हील रोटेट करता है, एक्सेलेटर। फिर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना, मान लो कार एकदम बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे खड़ी है, आप कितना भी एक्सेलेटर ले लो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे ही होता है कि जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो ये जो पॉइंट देखो रोटेट करते हुए नीचे जो पॉइंट आ रहा है वो लेफ्टवर्ड जाने की टेंडेंसी है उसकी, तो इसीलिए फ्रिक्शन जो है राइटवर्ड लग जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, ये जो अभी था ना क्वेश्चन, इसमें ऐसा था कि ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा था, ये ट्रांसलेट कर रहा था, तो इसको आगे भेजा गया, थ्रो किया गया था। तो थ्रो किया गया था तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो आगे की तरफ जा रहा था, तो इसीलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मोशन देखना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यहाँ पे मोशन फॉरवर्ड था तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लग गया। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो मोशन है ना वो बैकवर्ड है, तो इसीलिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड आ गया है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे पहले हम लोग, ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ऐसे लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स यहाँ पे बस फ्रिक्शन है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एफ के बाई एम। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। नहीं इसको 1 मत करो, ऐसा करो अब इससे भी निकालते हैं, तो v इक्वल टू ऐसे लिखोगे u प्लस एटी, तो v इक्वल टू यू जीरो दिया हुआ था, स्टार्टिंग में कोई स्पीड नहीं है इसमें, और एक्सेलरेशन हो गया एफ के बाई एम और इंटू टी, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग रोटेशन, ठीक है ना, तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखोगे टॉ सी इक्वल टू आई सी अल्फा, ओके। तो टॉ सी इक्वल टू आई सी अल्फा, तो टॉ सी कितना लिखोगे यहाँ पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है ना, फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई सी और इंटू अल्फा। तो आई सी ये क्या है, सॉलिड स्क्वायर है ना, तो ठीक है 2/5 mr स्क्वायर और इंटू अल्फा। इसमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, देखो हम बता रहे हैं आपको, माइनस समझा देते हैं क्यों आएगा। दे विल बी माइनस साइन हियर। देखो क्यों होगा माइनस, आप ऐसे समझिए। देखो जैसे हम लोग जो है ना, देखो पिछले क्वेश्चन में आप नोटिस करिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए वेलोसिटी इधर पहले से दिया हुआ था, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग रहा था, तो मूवमेंट के अपोजिट ये फ्रिक्शन लगा, तो हम जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे माइनस लिखे थे ना, तो मतलब जो भी मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट लगता है फोर्स, तो नेगेटिव करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ गया था माइनस, अब इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि मोशन इधर आगे होने वाला है, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, तो इसमें इस वाले में तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखे हम लोग यहाँ पे, लेकिन रोटेशन को देखो, रोटेशन का सेंस आप देखिए ऐसे, रोटेशन कैसा हो रहा है अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज। आप ऐसे थिंक करो कि अगर अभी रोटेशन की बात करें, अभी आगे जाने की बात नहीं कर रहे, रोटेशन, रोटेशनल इक्वेशन मोशन लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर ये रोटेशन सेंटर के अबाउट हो रहा है, सेंटर पे मान लो इसको फिक्स करके हम देखें और इसको हम फोर्स इधर लगाएंगे, तो ये फोर्स इसको किधर रोटेट कराना चाहेगा, दिस फोर्स विल ट्राई टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो ना आप, जैसे ये पेन है, देखो हम सेंटर पे इसको होल्ड कर लिए, अब हम इधर फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे, तो कैसे रोटेट किया ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब देखो गिवन रोटेशन है क्लॉकवाइज एंड दिस फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क को नेगेटिव बोला जाएगा, क्योंकि जो गिवन रोटेशनल मोशन है ना उसके अपोजिट जा रहा है ये, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे टॉर्क को नेगेटिव कर देंगे, ठीक है ना।
तो यहां से अब देखिए अल्फा निकल गया हमारा माइनस एफ के और 5/2 और इंटू एम इंटू आर, यही आ रहा है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, माइनस एफ के बाय 2mr, ठीक है। तो ये निकल आया। अब आप देखिए यहाँ से हम इससे ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट और अल्फा की जगह जो है ना ये पुट कर दोगे -5fk और डिवाइडेड बाय 2m इंटू आर और इंटू टी, ठीक है। अब हम लोग देखो इसमें लिखेंगे व्हेन रोलिंग, ऐसे या तो ऐसे लिख दो कि सिंस रोलिंग begins at t equal to t, t equal to t पे रोलिंग बिगिन हो चुका है, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो t equal to t पे ही तो ये सभी स्पीड निकाले गए हैं ना, तो इसीलिए फिर रोलिंग की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है ना। v equal to ओमेगा आर, देयरफॉर v equal to ओमेगा आर हो जाएगा। तो v हमारा जो निकला है, v कितना निकला था, दैट वाज fk इंटू टी और बाय m इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू लिखोगे ओमेगा नॉट fk 5fk और डिवाइड बाय 2mr, ठीक है ना, और इंटू टी, ऐसा है। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से t जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू 2mr और डिवाइड बाय 7fk। आर यू गेटिंग दिस? देखो यही आ रहा है ना, ये हमारा t का वैल्यू निकल गया, हाँ यही निकलेगा। क्या होगा, हम t निकाले ना, t इसको सॉल्व करके। हाँ सर आर कैंसिल हो जाएगा। r कैंसिल हो जाएगा, अच्छा r तो है ही नहीं है ना कहीं पे। अच्छा एक मिनट हमने कहाँ पे मिस्टेक किया, एक ओमेगा नॉट, नहीं ये r तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ओमेगा नॉट इंटू आर आएगा ना। अच्छा यहाँ पे r यहाँ पे है ना, आर मल्टीप्लाई, बस अब ये t तो सही आ रहा है ना, t तो यही है ना, ठीक है। तो t यही आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे इस t को वापस पुट कर देते हैं, हमें क्वेश्चन में ओमेगा निकालना था ना, तो पुट इनटू 2, इसको 2 कह दो, ये वाले को 2 में पुट करोगे ना तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट माइनस 5/5fk अपॉन 2m इंटू आर और इंटू यहाँ से 2 ओमेगा नॉट m इंटू आर और डिवाइड बाय 7fk, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आ रहा है ओमेगा नॉट और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 5/7 ओमेगा नॉट, ठीक है ना, fk भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसका आंसर जो है ना ओमेगा इक्वल टू आ रहा है 2 ओमेगा नॉट बाय 7, ठीक है, 2 ओमेगा नॉट बाय 7 ही आएगा, ठीक है ना, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसको, बस 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ता है, ठीक है ना, एक बार ट्रांसलेशन का और एक बार रोटेशन का, ठीक है। सर हाँ सर ये फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में कैसे हुआ, एक बार वापस समझा दीजिए। इसमें देखो ऐसा है ना कि ऐसे सोचो कि हम इसको ट्रांसलेशनल मोशन दिए क्या, हमने तो रोटेशन दिया ना, तो जैसे कोई भी चीज रोटेट करता है तो एक ही जगह पे रहता है, अभी अगर आगे जाएगा तो इसको कौन आगे ले जाएगा, कोई फोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फ्रिक्शन ही ले जा सकता है आगे। या तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना, इसकी टेंडेंसी देखो, ये रोटेशन है, तो रोटेट करते हुए नीचे जब आएगा ना तो इस पॉइंट की टेंडेंसी आगे जाने की, इधर लेफ्टवर्ड जाने की होगी, तो इसीलिए फ्रिक्शन इसके ऊपर राइटवर्ड लगेगा, ओके, तो फ्रिक्शन राइटवर्ड लग जाएगा। या तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो कि ये फॉरवर्ड जा रहा है अगर, तो फ्रिक्शन की वजह से ही जाएगा, क्योंकि हमने तो थ्रो नहीं किया इसको फॉरवर्ड। प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि हमने थ्रो किया था फॉरवर्ड, इसीलिए फॉरवर्ड जा रहा था, उसको स्लो डाउन कर रहा था फ्रिक्शन, ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो ये सभी क्वेश्चन जानते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस आर यू नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन जो अभी कराया गया, ये गेट एग्जाम में भी आया हुआ है, देखो जैम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है ना, बट इट वाज आस्क्ड इन गेट एग्जाम, ठीक है, तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन जैम में आ सकता है।
ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग देख लोगे सीवी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एस सी वर्मा की बुक है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना देखो थोड़ा सा इसमें रिजिड बॉडी में ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ठीक है ना, ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी। सर हाँ बोलो। सर टॉर्क में हम हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। हाँ हाँ, उसको अपोजिट होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई रूल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उतना नहीं देखना होता है। ठीक है, टॉर्क जब भी ऐसे लिख रहे हो ना, अगर मतलब जैसे रोटेशन देखो, रोटेशन क्लॉकवाइज है और टॉर्क टॉर्क जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर तो टॉर्क को नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है ना, अब ठीक है, अगर मान लीजिए रोटेशन क्लॉकवाइज है और टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा रोटेशन वो भी क्लॉकवाइज होने वाला है, तो फिर टॉर्क को हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है ना। अच्छा एक बात लेकिन हम बता रहे हैं, आप इस क्वेश्चन में जो है ना ये माइनस नहीं भी लिखते ना तो भी आंसर करेक्ट आ जाता है। समझ गए, मतलब कहने का मतलब ये है कि नहीं, करेक्ट इस सेंस में आता कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा कर देता कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है ना, उसने कह देता कि फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है। अगर फ्रिक्शन आप बैकवर्ड ले लोगे ना तो देखो क्या होगा कि फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो भी आंसर आप देखोगे फाइनली सेम आएगा। ठीक है ना, यू विल गेट फाइनली सेम आंसर। तो इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप अपोजिट भी कर दोगे ना तो भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बट रिमेंबर दीज आर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, देखो इसमें कई तरह के ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड पेंडुलम का। ठीक है ना, कंपाउंड पेंडुलम। तो देखो कंपाउंड पेंडुलम में ऐसा होता है ना कि कोई भी रिजिड बॉडी है, ये मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, इसको हम किसी सपोर्ट से ऐसे सस्पेंड कर दिए और इसको हम ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं अबाउट इट, वी आर ऑसिलेटिंग इट लाइक दिस, ऐसे। ठीक है ना, ऐसा ऑसिलेट कराया जा रहा है। तो देखो जैसे ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है। ठीक है, इसका मास मान लीजिए m है, तो इसका जो है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऐसे निकल जाता है √अंडर और डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, ये इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, इसमें डी आपको दिखा दिया गया ना, देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है और ये इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसके बाद ये ऑसिलेट कर रहा है ना उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये फॉर्मूले को यूज करके जानते हो ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया हो। अभी कल जो क्वेश्चन आया टीएफआर में वो भी तो इसी पे बेस्ड था ना, कि यहाँ पे बोल दिया कि ट्रायंगुलर प्लेट को रोटेट करा दिया गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन टफ था जानते हो, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली स्टूडेंट को नहीं पता होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ज्यादा चांस है कि उसको बहुत स्टूडेंट नहीं किए होंगे बस इसी वजह से नहीं किए होंगे क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, लेकिन किसी को अगर डेराइव करना आता है तो फिर वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसको जानते हो, अगर आप डेराइव करना चाहते हो ना तो देखो डेराइव करने के कई तरीके हैं। ठीक है ना, हम आपको देखो ये, चलो ये तो हम फॉर्मूला भी लिख दिए। पहला जो है ना कंपाउंड पेंडुलम, एक थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट बता देते हैं आप लोग को। देखो जनरल कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, to find angular frequency for a small oscillation, use following methods। हम लोग कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये लगा सकते हो आप, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा मेथड है, क्योंकि देखो ये ऑसिलेशन जो है ना एक तरह का एंगुलर मोशन होता है, ऑसिलेशन इज एंगुलर मोशन, तो इससे आंसर आ सकता है। दूसरा मेथड किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज द सेकंड मेथड?
वो तो यहीं से आएगा, वो जो है ना यहाँ से आएगा, यहाँ से इसको लगाओगे ना तो इससे जानते हो क्या आएगा कि इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि थीटा डबल डॉट ये एंगुलर एक्सेलेरेशन है बेसिकली। थीटा डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, सम नेगेटिव ऑफ थीटा आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ थीटा। मतलब यहाँ से फिर मिलेगा आपको ऐसा, देखो कि थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट यहाँ पे आएगा और इनटू थीटा। तो ये जो टर्म है ना इसी को बोलते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर। दिस टर्म यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है ना दैट इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। ये एसएचएम का कंडीशन बन जाता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल, हाँ। तो इसका सेकंड मेथड है, जानते हो, एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट लिखना होता है, ये सेकंड मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और इसको फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं ऐसे, डीई बाई dt इज इक्वल टू 0। ये मेथड बहुत यूजफुल मेथड है, ठीक है ना। जानते हो ये ज्यादा यूजफुल है रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। इसमें ये मेथड कई बार आपको डिफिकल्ट भी हो सकता है अप्लाई करना, बट दिस ऑलवेज वर्क्स, ओके। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड को ज्यादा यूज करेंगे। तो देखो जैसे इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहते हैं ना, तो देखो ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ पे अगर एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखोगे, हाफ आई और ओमेगा को लिखा जाता है थीटा डॉट स्क्वायर। इस केस में जानते हो ओमेगा हम लोग नहीं लिखते हैं जब काइनेटिक, जैसे आप ऑसिलेशन जब डिस्कस कर रहे हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ आई और थीटा डॉट स्क्वायर, समझ गए ना, ऐसे लिखा जाता है। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो लिखोगे ना, तो देखो इसको ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे करके डिस्प्लेस कर दो, मान लो। तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे मान लो अभी ऐसे देखो कि जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये डिस्टेंस डी है। अब थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे ना तो आप सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, मान लो इसको डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल से, समझ गए ना, तो ये डिस्टेंस डी हो जाएगा। तो हम इसको अगर पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल, ठीक है, तो ये डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, ये देखो पूरा डिस्टेंस डी था, दिस होल डिस्टेंस इज डी, तो अब ये डिस्टेंस कितना निकलेगा, हाँ डी कॉस थीटा होगा, है ना, बिकॉज दिस इज डी। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकलेगा दैट इज डी कॉस थीटा। तो जानते हो इसमें क्या होता है कि हम लोग, एक मिनट देखो, तो हम लोग जब एनर्जी निकालेंगे ना तो देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख देते हैं, देखो इसको 0 लेवल बोल रहे हैं ना, तो 0 लेवल के बिलो है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुका है, कितना बिलो है, डी कॉस थीटा दिस, तो एम जी माइनस में लिखना पड़ेगा। जब भी पोटेंशियल एनर्जी जहां पे भी आप 0 ले रहे हो उसके नीचे है ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, तो नेगेटिव में लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी और एच की जगह क्या लिखेंगे, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा लिखा जाएगा। इज दैट ओके? सो दैट्स व्हाट यू हैव। तो यहां से आप देखिए ई का वैल्यू ये निकल गया, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करोगे ना तो देखो डीई बाई डी टी इक्वल टू 0 करोगे, तो डी बाई डी टी 0 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आई और थीटा डॉट और इंटू थीटा डबल डॉट प्लस एम जी डी और इंटू साइन थीटा और इंटू थीटा डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आई और थीटा डबल डॉट प्लस एम जी डी और इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0 कर दोगे। थीटा डॉट से हमने डिवाइड कर दिया, समझ लो थीटा डॉट यहाँ भी था ना, वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा ही होगा ना, समझ में आ रहा है सभी को डिफरेंशिएशन? देखो ये थीटा डॉट का फंक्शन है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे थीटा डॉट से, तो कितना मिलेगा, 2 थीटा डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई थीटा डॉट हो जाएगा। फिर थीटा डॉट को टाइम से करेंगे डिफरेंशिएट, तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर एमजीडी और कॉस का डेरिवेटिव से माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा। तो पहले कॉस को थीटा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो साइन आएगा, और फिर थीटा को टाइम से डिफरेंशिएट करोगे, थीटा को टाइम से करेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो अब जानते हो स्मॉल थीटा का कंडीशन लगा दोगे, स्मॉल थीटा, तो स्मॉल थीटा कंडीशन लगाएंगे ना तो ये आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी डी, ठीक है ना। तो स्मॉल थीटा में ऐसा होगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से देखिए I इज इक्वल टू माइनस mgd और डिवाइड बाई I आ गया और इंटू थीटा। तो जानते हो देखो ये जब भी आप, सॉरी यहाँ पे क्या निकला, थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट जो है ना, देखो हमने प्रूव कर दिया, इसको उस साइड ले जाओगे तो mgd और ये I नीचे आ गया और ये उधर गया तो माइनस हो गया। तो थीटा डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया ना, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो अल्फा आप लोग लिखते हो ना वही है ये थीटा डबल डॉट। एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। तो ये जो टर्म यहाँ पे आता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। यही होता है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो आप ये ध्यान रखोगे कि ऑसिलेशन के डिस्कशन में जो ओमेगा है ना, इट इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे थीटा डॉट है, यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है। तो बस यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना आ जाता है रूट अंडर, देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस मच, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा mgd बाय I। समझ में आ रहा है सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये तो तुम लोग को ऑसिलेशन में भी पढ़ाए थे ना, ऑसिलेशन क्लास अटेंड किए हो तुम लोग? ठीक है, तो ये आ जाएगा ओमेगा। अच्छा ये वाली चीज भी ऑसिलेशन में तुम लोग को बता चुके हैं जैम के स्टूडेंट को, है ना? बताया गया है ना ये फॉर्मूला mgd बाई I, ये बताया गया है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो बस आ गया यहाँ पे। तो लेकिन जानते हो, ध्यान रखोगे रिजिड वेव डायनामिक्स का क्या है कि ये तो अभी कंपाउंड पेंडुलम का केस है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। कोई भी दूसरा केस होता है ना अगर, तो उसमें भी आपको ऐसे ही निकालना पड़ता है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, ओके। एनर्जी लिखिए, उसको डिफरेंशिएट करिए, यू गेट द आंसर। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज होगा? अब ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला डेवलप हो गया तो अब इसको हर जगह लगा दोगे। दिस यू विल अप्लाई ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली सस्पेंडेड। देखो ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सस्पेंड किया, जैसे पेन है ना, पेन को हम डायरेक्टली ऐसे सस्पेंड कर दिया। अगर कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन है ना, पेन को एक थ्रेड में बांध दिया और फिर थ्रेड से सस्पेंड किया और ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, तो फिर ये नहीं लगेगा। इज दैट ओके? उस केस में फिर वो सिंपल पेंडुलम जैसा हो जाता है, ओके। सिंपल पेंडुलम में ऐसा होता है ना कि पेंडुलम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्ट्रिंग से सस्पेंड करते हैं और फिर ऐसे ऑसिलेट कराते हैं, तो फिर सिंपल पेंडुलम जैसा केस बन जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे, ये यूज होता है फॉर कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम बेसिकली क्या होता है? कंपाउंड पेंडुलम मतलब एनी रिजिड बॉडी डायरेक्टली सस्पेंडेड, एनी रिजिड बॉडी डायरेक्टली सस्पेंडेड, ठीक है ना, मतलब विदाउट एनी थ्रेड एटसेट्रा, ओके, डायरेक्टली सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम में जैसे अभी आया ना टीएफआर में, इस पे क्वेश्चन आ गया कि ट्रायंगुलर प्लेट को सस्पेंड किया गया है। सेम किसी भी प्लेट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दे सकते हैं, उसको ऑसिलेट करा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, और ये आप लोग ध्यान रखोगे ये जनरल कॉन्सेप्ट है, किसी भी क्वेश्चन में ये सभी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। मतलब प्योर रोटेशन का क्वेश्चन है तो ये, अगर मान लो प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन भी है तो फिर हम उसके साथ साथ इसके साथ साथ क्या लगाएंगे, आई एफ इक्वल टू, अगर मान लो ट्रांसलेशन भी है तो हम इसको भी लगाएंगे और एफ इक्वल टू एम ए भी लगाएंगे। ट्रांसलेशन में तो ऐसे ही होता है ना, एफ इक्वल टू एम ए भी लगता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो एफ इक्वल टू एम ए, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको भी लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब वो तो आप समझते हो ना, देखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज ओनली रोटेशन। अब सिर्फ ट्रांसलेशन है तो सिर्फ ये यूज होगा, लेकिन रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है तो ये और ये दोनों यूज होगा, ओके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसका आंसर करो तुम लोग, देखो। ये मान लो स्क्वायर प्लेट है, देखो चलो ऐसे ही देते हैं, यहाँ से इसको सस्पेंड कर दिया गया, यहाँ से ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं इसको। दिस इज स्क्वायर प्लेट, इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस,
इसका साइड मान लो ए है, ठीक है। तो इसका बताना है एंगुलर, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, कितना आएगा देखो। ये मिड पॉइंट है ऑब्वियसली, ये दिस इज मिड पॉइंट, ओके। √6g डिवाइड बाय 5a। एक मिनट देखें कितना आ रहा है, √60 6g जी डिवाइड बाय 5a। Yes, ये आ रहा sir. है। Yes, sir. 6g/a आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में चलो हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे कि ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो देखो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस d कहलाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ना, ये यहाँ पे एक्सिस, ये इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो सबसे पहले d तो हमारा कितना हो जाएगा, a/2 है ना, a/2 होगा d, a/2 तो होगा ना, ये हाफ। और i कितना लिख रहे हो तुम लोग, व्हाट इज i, तुम बताओ। हाँ, और बस इतना ही लिख रहे हो। ma²/6 तो तब होता है ना जब एक्सिस पास करता है सेंटर से, एक्सिस तो यहाँ से जा रहा है ना, पहले थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो इतना हो जाएगा ना, ma²/6 और प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, पैरेलल थ्योरम। तो कितना हो जाएगा, a²/4 इतना होगा ना। तो एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा हमारा 2 + 3 ma², ठीक है। तो ये आई आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा निकल गया। अब ओमेगा लिख दो, ओमेगा =√mgd और डिवाइड बाय आई। तो mg और d की जगह हम लिख रहे हैं कितना, a/2, और बाय i के लिख रहे हैं 5/5 ma² और बाय 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 6a, है ना, या 6g/5a, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है, ठीक है, दैट्स द आंसर। तो ये एक जानते हो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब जानते हो अगर रिजिड डायनामिक्स में आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हो ना, अगर मतलब पढ़ना चाहते हो कभी अगर एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर पढ़ के जाओगे, ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इस बार जो, तो इस देखो ये जो फॉर्मूला है ना, अब ऐसा नहीं देखो कि इसको हर जगह लगा दोगे तुम, ये कहाँ पे लगेगा, सिर्फ
ऑब्जेक्ट सस्पेंड करके ऐसे ऑसिलेट कराया जा रहा है, तो अगर कोई अदर टाइप का डायनेमिक्स है तो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। तो अदर टाइप का डायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, अगर हमें नहीं पता है कि फॉर्मूला क्या है तो हम इसको लगाएंगे, ये ठीक है, दिस वन एनर्जी लिखेंगे और फिर एनर्जी को जीरो करेंगे, ठीक है ना, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो देखो हम एक इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो रोलिंग ऑसिलेशन नियर बॉटम ऑफ ए फिक्स्ड बॉल, ठीक है ना, नियर बॉटम ऑफ फिक्स्ड बॉल। ओके, तो बॉल क्या बोलते हैं पता नहीं। तो देखो इस तरह का सिचुएशन है, मान लो या हेमिस, मतलब ये जो है ना हेमिस्फेयर है, बॉल बोलिए इसे या हेमिस्फेयर बोलिए, ठीक है, ऐसा है सिचुएशन। ये मान लो कोई हेमिस्फेयर है, ठीक है ना, ये अब इसका ये देखो मतलब लोएस्ट पोजीशन है, दिस इज हेमिस्फेयर, इसका रेडियस कुछ आर मान लोगे आप, ठीक है ना, रेडियस इज आर। अब जानते हो क्या है, यहाँ पे जो है ना एक स्फेयर को हम मान लो रख देते हैं, ये ऐसे ऐसे ऊपर अप डाउन मोशन हो रहा है इसका, ठीक है ना, इसका रेडियस अपना दिया हुआ है कैपिटल आर, दिस रेडियस इज कैपिटल आर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो ऐसे, इसका रेडियस अपना स्मॉल आर है। अब ये जो है ना देखो ऐसे रोल कर रहा है, इट इज रोलिंग, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है ना सिचुएशन आप लोगों को, ये ऐसे रोल करते हुए नीचे ऐसे यहाँ तक ऊपर तक चला जाएगा, फिर वापस ऐसे रिटर्न होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा वापस, ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है। लेकिन देखो ये मोशन जो है ना स्लाइडिंग से भी हो सकता है, स्लाइडिंग भी, तो स्लाइडिंग अगर होगा देखो हम बता देते हैं आप लोग को, अगर मान लो ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, मान लो ये कोई हेमिस्फेयर वगैरह है, ठीक है ना ऐसे, और ये यहाँ पे जो है ना मान लो कोई ब्लॉक ऐसे रख दिया और ये ऐसे स्लाइड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इसका रेडियस आ रहा है, तो ये जानते हो इसको बोलोगे पेंडुलम जैसा ही है, क्योंकि देखो आप ऐसे समझो पेंडुलम का जो बॉब होता है ना, जब वो स्लाइड करता है तो क्या ऐसे स्पिन कर रहा होता है, क्या स्पिन नहीं कर रहा होता है, तो ये भी स्पिन नहीं कर रहा है, तो इसमें ये स्लाइडिंग है। तो स्लाइडिंग वाले केस में जानते हो ये सिंपल पेंडुलम जैसा होता है, इसका आप ओमेगा निकालोगे ना तो रूट अंडर जी बाई आर निकल जाएगा, समझ गए ना, सिंपल पेंडुलम का भी यही होता है ना, रूट अंडर जी बाई एल होता है वहां पे, तो यहाँ जी बाई बस आर हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम जैसा, मतलब सिमिलर टू सिंपल ये सिमिलर टू सिंपल पेंडुलम है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे ये रोल करता हुआ जा रहा है, तो इसमें हम लोगों को ओमेगा निकालना है। तो देखो अब हमारे पास दो मेथड है, जैसे हम आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया ना कि जनरल कॉन्सेप्ट इसका यही है कि अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, देखो लिखा है ना, टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन यूज फॉलोइंग मेथड। अगर सिर्फ रोटेशन है तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे, अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है तो क्या लगाओगे, टॉ इक्वल टू आई अल्फा भी लगाओगे और ये भी लगाओगे, एफ इक्वल टू एम ए भी लगाओगे, है ना ऐसा, ठीक है। तो हम लोग जो है ना देखो इसमें क्या हो रहा है, और या तो फिर हम दूसरा मेथड ये है, हम बोल रहे थे कि इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, तो हम लोग इसमें या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मेथड लगाते हैं या फिर दोनों लगाना पड़ेगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इसको कुछ मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज सम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फॉर द टाइम बिंग चलो ऐसे बोल देते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर जो है ना आईसी होगा, ठीक है, बाद में फिर हम लोग लिख देंगे, ये मान लो स्फेयर है तो 2/5 mr स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। देखो इसको जानते हो दो मेथड से किया जा सकता है, हम एक मेथड सिंपल मेथड पहले बता रहे हैं, ऐसे एनर्जी से तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है ना, हम जानते हो क्या कर रहे हैं, देखो इसका एक ट्रिकी मेथड है, ठीक है ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो आप लोग, वैसे जो है ना यहाँ पे ऐसे करके टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, तो देखो टेंजेंट जो है ना इसका कुछ ऐसे करके इंक्लिनेशन बन रहा है, इस इंक्लिनेशन को आप मान लो कि थीटा है, दिस इंक्लिनेशन इज थीटा, इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे नोटिस करिए आप,
तो ये एंगल भी थीटा निकलेगा, आप चेक करके देख सकते हो, थीटा निकलेगा ये एंगल। तो कैसे निकलेगा थीटा, देखो यहाँ पे ये जो है ना टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। इज दैट ओके? तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ऐसा होगा सिचुएशन। तो यहाँ पे जानते हो, देखो हम लोग ये आप ऐसा कह सकते हो कि एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे जो है ना ये रोल कर रहा है, और ये रोल जिस सरफेस पे कर रहा है ना उसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। ऐसा लिख सकते हो, इट्स इंक्लिनेशन इज थीटा। कैन यू से दैट कि ये इट इज रोलिंग एंड इट्स इंक्लिनेशन इज थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जानते हो ना कि इंक्लिनेशन, अगर कोई इंक्लाइन सरफेस पे, आप समझ रहे हो ना, हर जगह पे इंक्लिनेशन क्या होगा, चेंज होगा। एट एवरी पॉइंट इंक्लिनेशन विल चेंज, लेकिन इस मोमेंट पे इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। तो हम जानते हैं एक्सेलेरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन कितना होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस IC अपॉन MR स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल थीटा ले लेते हैं। देखो स्मॉल थीटा के लिए तो ए जो आएगा ना दैट इज जी साइन थीटा, सॉरी जी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा विल बिकम थीटा अपॉन 1 प्लस IC अपॉन MR स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा इसमें आर कौन सा होगा, विच आर डू यूज, इसमें इस ऑब्जेक्ट का रेडियस स्मॉल आर है ना, तो इसको स्मॉल आर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा एम स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें तो ऑब्जेक्ट का रेडियस आता है ना, आप जानते हो ना यहाँ पे, तो इसमें स्मॉल आर यूज करो, ठीक है ना, ऐसे एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, दिस यू विल यूज, ऑलराइट। तो ये ऐसा आ गया। अब देखो अगर हम थोड़ा सा ऐसे रिलेट करते हैं, आप ऐसे सोचिए कि अगर थीटा बढ़ रहा होगा, ऐसे देखो थीटा थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऊपर, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा होगा, तो ये आप बताइए ये एक्सेलेरेट हो रहा होगा, डी एक्सेलेरेट होगा, डी एक्सेलेरेट हो रहा होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे आने की टेंडेंसी होती है। तो जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो इसका ये डीसेलरेट हो रहा होगा, मतलब ए और थीटा अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसको जानते हो, आप ऐसे कह सकते हो, या तो एक मिनट देखो, इसमें हम लोग थीटा को इस तरीके से पुट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो है ना बेसिकली एंगल, आप जानते हो ना, एंगल इज इक्वल टू ऐसे लिखा था आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे भी लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो क्या करना होगा कि इसका पाथ का रेडियस ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो इसमें जो है ना इस डिस्टेंस को मान लो हम x लिख देते हैं, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू ऐसे x अपॉन, और ये r माइनस r लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग डायनेमिक्स इस ऑब्जेक्ट का लिख रहे हैं ना, और इसका सेंटर को देखना होगा कि कितना डिस्प्लेस हुआ है। सेंटर मान लो डिस्प्लेस हुआ है x, इज दैट ओके, सेंटर गॉट डिस्प्लेस्ड x। तो हम यहाँ पे इसको x बोलते हैं ना, तो इसका रेडियस जो बनेगा, देखो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा कैपिटल R, तो इसमें से ये स्मॉल r माइनस हो जाएगा, तो ये जो रेड यहाँ से यहाँ तक होगा वो कितना होगा, r माइनस स्मॉल r, ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। तो हम थीटा की जगह पे ऐसे लिख देते हैं, a इज इक्वल टू, देखो यहाँ से g, और ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस IC, और डिवाइड बाय MR स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा r माइनस स्मॉल r, ठीक है, और इंटू x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। थीटा की जगह ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पे अगर इसको वेक्टर वाइज लिखोगे ना ऐसे, तो आप को समझ में आ जाएगा कि ये जो है ना दोनों अपोजिट है। देखो जब x बढ़ रहा होगा ना, तो एक्सेलेरेशन जो है ना नीचे की तरफ होगा, डाउन, ठीक है ना, वापस इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो टर्म है ना, देखिए एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये SHM बन गया। तो SHM में आप जानते हो ना, यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा जो आएगा ना, दैट इज रूट अंडर g और डिवाइडेड बाय 1 प्लस IC और डिवाइड बाय MR स्क्वायर, सॉरी m इंटू R स्क्वायर और इंटू R माइनस R, ऐसा होगा। ये बेसिकली ओमेगा का वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, तो सॉलिड स्फीयर रोलिंग अगर होगा, देखो सॉलिड स्फीयर के केस में, तो सॉलिड स्फीयर केस में IC जो है ना, वो आप ऐसे लिख दोगे 2/5 MR स्क्वायर। तो बस यहाँ से ओमेगा जो आएगा ना, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर g और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 2/5 लिखोगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 5g अपॉन 7,
और r माइनस r, ये आंसर हो जाएगा सॉलिड स्फीयर केस। ठीक है, तो फिर जिस ऑब्जेक्ट का भी होगा उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो ये जानते हो, देखो एक मेथड है इसको फाइंड करने का कि हमने, मतलब ये जनरली कन्वेंशनल मेथड नहीं है, ठीक है ना, ये जनरली बुक्स वगैरह में इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। दूसरा मेथड इसका मतलब बुक्स में भी जानते हो, कुछ बुक्स में ऐसा डिस्कस किया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वो लोग जो यूज करते हैं ना, वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसका एनर्जी लिखेंगे और फिर एनर्जी को यूज करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम इसको एक बार क्विकली यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो बता रहे हैं। यूजिंग ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग देखो ऐसे लिखेंगे, इसमें जो है ना एनर्जी आप ऐसे लिख दोगे, इसका जो है ना, मान लो चलो हम सॉलिड स्फीयर के लिए लिख रहे हैं इसे, ठीक है ना। तो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखोगे 7/10 m इंटू VC स्क्वायर। याद है ना, रोलिंग मोशन है ना, तो टोटल एनर्जी हम कितना बताए थे काइनेटिक एनर्जी 7/10, ठीक है ना। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कोई बता सकते हो कितना लिखना चाहिए हमें? व्हाट शुड आई राइट पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। सॉलिड स्फीयर, ये जो है ना, सपोज करो हम सॉलिड स्फीयर, क्योंकि अभी जो आंसर निकाला ना हमने यहाँ पे वो सॉलिड स्फीयर के लिए लास्ट में लिख दिए, ठीक है ना। सपोज सॉलिड स्फीयर के लिख रहे हैं तो 7/10 mvc स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, कितना लिखोगे? वो डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस कहाँ पे ले रहे हो, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर हम रेफरेंस यहाँ पे लेंगे ना, देखो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट 0 के नीचे है, तो 0 के नीचे है ना, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, 0 अगर यहाँ मानोगे तो 0 के नीचे हो गया ना, तो नेगेटिव। तो देखना होगा कितना नीचे है, तो इसका सेंटर कितना नीचे होगा, वर्टिकल हाइट r माइनस r cos थीटा होगा, ऐसे ही होगा ना। तो इसमें ठीक है, आप लोग सभी लोग देख लोगे, समझ लोगे यहाँ पे, ठीक है। देखो एक बार हम समझा देते हैं फिर भी। देखो ऐसा होगा, इस फिगर में आप यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये r माइनस स्मॉल r है, ये थीटा है। तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा r माइनस r cos थीटा। ओके, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे एनर्जी निकलेगा ना, वो ऐसा हो जाएगा, m पोटेंशियल एनर्जी mg और h की जगह r माइनस स्मॉल r और इंटू cos थीटा। ठीक है, ये निकल गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंशिएट करोगे ना, उससे पहले एक काम और करना पड़ता है यहाँ पे। ये देखो इधर थीटा है और इधर VC है, तो हमको VC को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है ना। तो देखो VC को थीटा के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप ऐसे देखिए। देखो ये जो VC किसका स्पीड है, VC इज स्पीड ऑफ सेंटर का स्पीड है ना। तो देखो सेंटर जो है ना, ये सेंटर यहाँ पे है ऐसा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो स्फीयर है, इसमें जनरल मोशन है। अब समझ रहे हो ना, इसमें कैसा मोशन है, जनरल मोशन है। ये आगे बढ़ रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, VC स्पीड से। तो अच्छा सॉरी, रोलिंग मोशन भी बोला गया है, इट हैज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में आप जानते हो ना, देखो ऐसे रिलेट किया जाता है, VC इक्वल टू क्या लिखते हो, ओमेगा r। तो कौन सा r लिखते हो, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे ओमेगा लिखना पड़ेगा, मतलब इसका एंगुलर स्पीड, ठीक है ना। इसका जो अपना एंगुलर स्पीड ऐसे होगा वो, ठीक है ना। तो इधर जैसे मान लो ये रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर स्पीड से, तो वो लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ओमेगा और r ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड होगा, पहले आप समझ लोगे। देखो एक मिनट, देखो इस एंगुलर स्पीड का इस थीटा से कोई रिलेशन नहीं है, समझ गए ना। ये थीटा अलग है और ये अपना, जैसे ये मान लो ऐसे, देखो यहाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में हो सकता है कि ये 2π एंगल से रोटेट कर जाएगा, लेकिन ये थीटा तो 2π नहीं होगा ना। तो आप ध्यान रखो, इस ओमेगा को आप थीटा डॉट नहीं लिख सकते हो, ये ओमेगा अलग है और ये थीटा अलग है, समझ गया ना। तो देखो जानते हो इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा यहाँ पे, मतलब हम कर सकते थे लेकिन ज्यादा यूजफुल नहीं है। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो VC इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, ओमेगा और इंटू स्मॉल r होता है, और ये ओमेगा जो होता है ना, वो इसका अपना एंगुलर स्पीड होगा। इज दैट ओके? तो लेकिन हम चाहते हैं, जानते हो क्या करना है यहाँ पे, देखो हम चाहते हैं इस VC को थीटा से रिलेट करना चाहते हैं।
तो इसीलिए जानते हो थोड़ा सा इसमें अप्रोच डिफरेंट लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे ना तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट वे में थिंक करो। देखो डिफरेंट वे में क्या थिंक करना है, आप ऐसे देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें ठीक है प्योर रोलिंग हो रहा है, रोलिंग बोला गया है, लेकिन आप ऐसा करो, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये जो लेंथ है, इसको आप एक ऑब्जेक्ट की तरह एज्यूम करो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये जो, इसको एक वायर की तरह हम मान रहे हैं कि सपोज इट इज ए वायर, ठीक है ना, फॉर द टाइम बीइंग। आप ऐसे सोचो कि इसका ये एंड यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है ना, और ये जैसे से स्फीयर आगे बढ़ेगा तो ये एंड आगे बढ़ेगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये जो लेंथ है, ये जो लाइन ऐसे बनी हुई है, ये इसका एक एंड यहाँ पे फिक्स्ड है और ये एंड ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस लाइन में किस तरह का मोशन होगा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट हैज? नहीं, प्योर रोटेशन जनरल किस तरह का है? आप जानते हो एक पॉइंट जब फिक्स हो जाता है तो उसको कैसा मोशन बोलते हो? उसको प्योर रोटेशन बोलते हैं, है ना। एक पॉइंट अगर फिक्स्ड है तो दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेशन, समझ गया ना। तो इस लाइन में आप बोल सकते हो कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन में प्योर रोटेशन है, क्योंकि इसका एक एंड यहाँ पे हमेशा रहेगा, दूसरा एंड आगे बढ़ता जा रहा है। तो जानते हो हमारे पास देखिए एक ऐसा सिचुएशन है कि जैसे ये एक, देखिए यहाँ से एक वर्टिकल लाइन है ये, और ये एक लाइन है, और इस लाइन का ये एंड हमेशा यहाँ फिक्स्ड है। तो इस लाइन में जो मोशन हो रहा है ना वो मतलब प्योर रोटेशन है ये, ठीक है। ये एंगल थीटा है, और इसका ये एंड जो है ना आगे बढ़ रहा है इधर वीसी स्पीड से, क्योंकि सेंटर में कनेक्टेड है तो इधर मूव कर रहा है कितना, वीसी स्पीड से। और ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है, r माइनस आर। तो आप ये जो है ना, आप ऐसा कह सकते हो कि दिस लाइन हैज प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो, दिस लाइन हैज प्योर रोटेशन, ठीक है। तो इसमें प्योर रोटेशन है। तो आप जानते हो ना, हम कई बार बता चुके हैं आप लोग को कि प्योर रोटेशन में हम लोग v इक्वल टू ओमेगा आर लिखते हैं। तो इसीलिए जानते हो इसमें vc इक्वल टू जो है ना ओमेगा की जगह थीटा डॉट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन रोटेट कर रहा है तो ये एंगल ही तो चेंज हो रहा है ना। तो इसका एंगुलर स्पीड लिखना चाहते हो ना, इस लाइन का एंगुलर स्पीड, तो थीटा डॉट लिखना पड़ेगा आपको। तो थीटा डॉट और इंटू इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, r माइनस आर। आप लोग को बताया गया था ना कि इसमें जब हम लोग v इक्वल टू ओमेगा आर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है ना रेडियस ऑफ सर्कल होता है इन विच पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है ना। जैसे इस पॉइंट को देखोगे तो अगर हम रोटेट करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ सर्कल कितना बनेगा, r माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे vc इज इक्वल टू थीटा डॉट r माइनस आर होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे बस इतना करना होगा, देखो यहाँ से ये जो हमने लिखा ना का एनर्जी, तो देखो E इक्वल टू 7/10 और इंटू m, और vc की जगह आपको ये लिख देना होगा r माइनस आर का होल स्क्वायर और इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, और माइनस mg और r माइनस आर और इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ से देखो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे, dE/dt इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए dE/dt जीरो करेंगे ना, तो इसको डिफरेंशिएट, देखो टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, तो इस साइड देखिए जीरो आ जाएगा, या एक मिनट रुको, dE/dt इक्वल टू 0 करना है हमें, ठीक है ना। तो हम देखिए डिफरेंशिएट करेंगे ना, थीटा डॉट है तो पहले थीटा डॉट से डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2 थीटा डॉट आएगा, 2 से ये कैंसिल, तो 7/5m, और इधर आ जाएगा r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर और इंटू थीटा डॉट, और फिर थीटा डॉट को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा डबल डॉट होगा, ओके। तो ये आ गया, और फिर यहाँ पे प्लस mg, और ये हो जाएगा r माइनस स्मॉल r, और कॉस से साइन आ जाएगा। देखो टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो पहले थीटा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, और फिर थीटा को टाइम से, तो थीटा को टाइम से करोगे तो थीटा डॉट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से थीटा डॉट से डिवाइड कर दोगे, एक r माइनस आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7/5, m भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r माइनस आर और इंटू थीटा डबल डॉट, और प्लस यहाँ से r माइनस आर सब कुछ कैंसिल कर दोगे, और साइन थीटा, देखो स्मॉल एंगल लगा देंगे, तो साइन थीटा जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देंगे, तो ये थीटा आ जाएगा इधर, ठीक है ना, इक्वल टू 0, और इधर एक g बच जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू -5g और डिवाइडेड बाय 7r माइनस स्मॉल r, इतना ही आ रहा है ना, और इंटू, आर यू ऑल गेटिंग दिस?
तो बस देखिए आप यहाँ से फिर से हम बताए थे ना, थीटा डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया अपने आप। इसमें जानते हो साइन वगैरह कुछ खुद से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये ज्यादा बेटर मेथड है, ठीक है ना। प्रीवियस में देख रहे थे हम साइन प्लस आ रहा था, उसको खुद से माइनस किए थे, इसमें सब कुछ अपने आप हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आप इसको बोल दोगे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा जो निकलेगा ना रूट अंडर 5g/7 और r माइनस स्मॉल r होगा, ये ओमेगा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस थीटा का कोएफिशिएंट जो होता है ना उसी को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एनर्जी लिखने के लिए ओमेगा यूज नहीं करना है, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जा रहा है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको कभी लिखना पड़े ना तो थीटा डॉट से लिखना है, ठीक है ना। तो ये तो देखो सेम आंसर आ गया ना यहाँ पे, देखो यू आर गेटिंग द सेम आंसर, ऑलराइट। तो ऑसिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ऑसिलेशन, ओके। तो ये दो टाइप के ऑसिलेशन क्वेश्चन करा दिए हम, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और हम करा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एससीवी क्या जानते हो, बुक में कुछ सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है ऑसिलेशन का, उसको तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है ना। सॉल्व एग्जांपल उसमें अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो बेसिकली जानते हो क्या, इरोडोव का क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है एग्जांपल में, ठीक है। उसमें दो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक प्लैंक है, ठीक है, और ये जो है ना दो इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इसको जो है ना ये इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, अब जिसकी वजह से ये जो है ना ऑसिलेट करने लगा, ऐसे फॉरवर्ड जा रहा है फिर बैकवर्ड आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना देखोगे एससीबी में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। वो सब इरोडोव में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये उसी का सोल्यूशन है ये, ऑलराइट। अब देखो एक क्वेश्चन ये करा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है ना, डिस्क है ये, एक मिनट। अब इधर से एक स्प्रिंग अटैच कर दिया गया इसमें, ठीक है, इसका रेडियस आर है। अब ये जो है ना इसमें रोलिंग ऑसिलेशन हो रहा है, रोलिंग ऑसिलेशन। देखो रोलिंग ऑसिलेशन का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, देखो इसमें एक ऑसिलेशन ऐसा हो सकता है कि डिस्क इज गोइंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड नॉट ऑसिलेटिंग, समझ गया ना। देखो एक तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, ये मान लो डिस्क है। अब इसमें बोल दिया गया, सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड जब जा रहा है ना तो रोटेशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो, ठीक है। जैसे मान लो लिख दिया गया नो रोटेशन, ये के है, इसका मास m है, ठीक है ना, ये रेडियस r है। तो इसमें अगर बोला जाता है कि ये जब ऑसिलेट कर रहा है ना तो रोटेट नहीं कर रहा है, तो आप बता सकते हो ओमेगा उस केस में कितना होगा, व्हाट इज ओमेगा इन दैट केस। अगर कोई रूट अंडर k/m है ना, k/m होगा, क्योंकि हम वो सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम जैसा हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम में जैसा होता है ना वैसा ही हो जाएगा, रूट अंडर k/m। अब ये थोड़ा अलग है, ये इसमें बोला गया है ऑसिलेशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, रोलिंग भी हो रहा है। मतलब ऐसे आगे बढ़ेगा, ये आगे ऐसे बढ़ा फिर वापस आया, फिर आगे बढ़ा वापस आया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ट्रिकी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर जानते हो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे E = काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, ठीक है ना। तो आप इसका काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हो ना, कितना होता है डिस्क का रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी 3 टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, 3/4 mvc², ऐसे लिखते हैं ना। और इसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख दोगे हाफ के x²। ये समझ में आ रहा है ना, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों होगा रोलिंग में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे डायरेक्ट, वो हम अभी बताए थे ना क्लास में, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन जब दोनों ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 3/4 हाफ I ω² और प्लस हाफ mv², है ना, दोनों ऐड करना होगा। वो टेबल जो हम बनवाए थे उसको देख लोगे, ठीक है ना। तो 3/4 m और इस vc को फिर यहाँ पे x डॉट लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पे मतलब ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे डिस्प्लेस मान लो x हुआ, देखो आगे x डिस्प्लेस होगा तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना डेवलप होगा, x, ठीक है ना। और समझ रहे हो ना, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन x डेवलप होगा, और वेलोसिटी भी x डॉट ही तो लिखना पड़ेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही तो वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ के और इंटू x²। तो ये एनर्जी निकल गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे,
ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करो फिर से और 0 करो तो फिर देखो आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखोगे dE/dt इक्वल टू 0। इज दैट ओके? तो dE/dt इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट जब करोगे ना तो 3/2 m इंटू एक्स डॉट और इंटू एक्स डबल डॉट आ जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो इसको पहले एक्स डॉट से डिफरेंशिएट करना होगा, फिर एक्स डॉट को टी से, तो एक्स डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है ना। प्लस यहाँ से आ जाएगा के एक्स और इंटू एक्स डबल डॉट, सॉरी एक्स डॉट इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए एक्स डबल डॉट जो आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू -2k/3m, ठीक है ना, और इंटू एक्स, ऐसा निकल आएगा। तो यहां से आप देख रहे हो ना ये जो टर्म है क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो ओमेगा जो निकल रहा है यहाँ से, देखो ओमेगा निकलेगा √2k/3m, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये डिस्क के केस में ये आंसर आया, ध्यान रखोगे। अदर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा ना। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, जैसे अगर ये सॉलिड स्फीयर बोल दिया गया तो यहाँ 7/10 लिखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होगा। लेकिन अगर नो रोटेशन है ना तो ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, चाहे जो भी हो। ठीक है ना। अच्छा ये ध्यान रखोगे कि ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे ये सरफेस स्मूथ होता है, ये स्मूथ है, और रोलिंग कराने के लिए ये सरफेस को आपको रफ लेना पड़ेगा, ये रफ होगा। इज दैट ओके? तो यहाँ पे ये रफ सरफेस पर रोलिंग हो रहा है क्योंकि देखो फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, देयर इज फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे इसको रफ रखना होगा। ठीक है। स्मूथ के केस में कोई रोटेशन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। ऑलराइट, तो ये एक इसका आंसर हो गया। तो जानते हो इस बार नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, तुम लोगों को याद आ रहा है क्वेश्चन जो था कैसा था? वो स्प्रिंग था, डिस्क था और ऊपर कुछ लगा हुआ था, है ना, ऐसा था शायद वो, उसमें जो है ना ऐसा था क्वेश्चन, ये ऐसे करके स्प्रिंग था, ठीक है ना, फिर ऐसे डिस्क था और फिर ऐसे मास नीचे सस्पेंडेड था, ऐसा था कुछ इस तरह का सिचुएशन था। ठीक है। उस क्वेश्चन को देखोगे हम, चलो भेज देंगे उसको, तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम कराएंगे। ठीक है ना। तो उसमें ऐसा ही था कि ये जो है ना इसको रोल कराया जा रहा है। ये पुली के बारे में हमें थोड़ा ध्यान में नहीं है कैसा था, वो पुली में मास दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है ना। तो मतलब इसमें ऐसे कुछ ऑसिलेशन हो रहा था। ठीक है। और बोला गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए। तो इसमें भी यही करेंगे, एनर्जी लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। पुली में शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसमें, है ना। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना। नहीं कुछ ऐसा लेकिन था, सस्पेंडेड जैसा था शायद। ठीक है ना। मतलब कॉन्सेप्ट यही है। देखो एक क्वेश्चन इसका हम दे रहे हैं, ठीक है ना, ये जैसे मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है ना। अब यहां से स्प्रिंग लगा दिए, ठीक है, और इसको भी बोल देते हैं रोलिंग ऑसिलेशन, रोलिंग ऑसिलेशन। ठीक है। रेडियस आर है मान लो, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इसमें भी रोलिंग ऑसिलेशन हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, रोलिंग ऑसिलेशन का मतलब होगा कि जब ये ऑसिलेट कर रहा है ना तो स्लाइड नहीं कर रहा है, ये रोल कर रहा है, ये सरफेस रफ है। ठीक है। रोलिंग ऑसिलेशन है इसमें भी। तो अब आपको बताना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, फाइंड ओमेगा। इसका बताओ आंसर जरा तुम लोग। क्या आंसर आएगा इसका?
सेम आएगा सर? नहीं नहीं, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आता है इसमें, पोजीशन चेंज किया गया है ना। Sir, √2k/5m. 5 मुझे नहीं लगता है यार, आई थिंक यू वोंट गेट 5। फोर के बाई थ्री हमारा है। √k/6m। चलो देखो बता रहे हैं, देखो इसमें जानते हो क्या होगा, इसमें डिफरेंस देखो कहाँ पे है। इसमें जानते हो, आप बोलोगे ऐसे कि सेंटर मान लो डिस्प्लेस हुआ x, समझ गया ना, सेंटर डिस्प्लेस x होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना vc, वो होगा x डॉट, vc विल बी x डॉट, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इज दैट ऑल राइट? तो जानते हो, हाँ 8 शायद आएगा, ठीक है, तो vc इतना होगा। तो जानते हो क्या है, ये आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि सेंटर अगर मान लो vc से मूव करता है तो अपर पॉइंट कितने स्पीड से मूव करता है, याद 2vc आया था, है ना, 2vc। तो देखो जानते हो क्या है कि यहाँ पे इसका ऐसा होगा ना कि अगर ये डिस्प्लेस x हो रहा है ना, तो ये डिस्प्लेस 2x हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का डबल इसका वेलोसिटी होता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो क्या होगा, इसमें अगर सेंटर x मूव कर रहा है ना, तो इसमें इलोंगेशन जो स्प्रिंग में होगा वो 2x होगा, क्योंकि ये अपर पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इसीलिए इसमें एनर्जी जब लिखोगे ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 3/4 m और इंटू vc² और प्लस हाफ के और इंटू 2x का होल स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 और m और vc को लिखेंगे x डॉट का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2k और इंटू x², ऐसा होगा। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2x आ गया था पहले वाले में, यहाँ पे x सिर्फ था, बस इतना ही का डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ पे जो है ना 2x आने की वजह से 4 का फैक्टर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए यही हो रहा है ना, k के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर कितना आ रहा है 4। तो पहले में जो आंसर आया ना उसमें k में 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा ओमेगा इक्वल टू, यहाँ से आप फिर से वही मेथड लगाओगे, de/dt इक्वल टू 0, तो इससे आंसर आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू √8k/3m, ये आंसर होगा। ओमेगा इज √8k/3m, ओके। सर अगर आई को अगर उस पॉइंट के अबाउट ले फिर नहीं, आ उस पॉइंट सकता? के बाद क्यों लेगा, आई कभी भी देखो तुम लोग चेंज मत किया करो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। जनरल मोशन में क्या बताया गया आपको, जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो कैसे लिखते हो, हाफ IC ओमेगा²। ये आप इस कॉन्सेप्ट को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। जनरल मोशन में IC के अलावा कभी भी कोई दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन जनरल मोशन में हमेशा सेंटर के अबाउट होता है, ठीक है। आई हम इस पॉइंट के अबाउट, ऐसा तो कभी आपको पढ़ाया नहीं किया ना कि स्प्रिंग जहां लगेगा उसी के अबाउट मोमेंट आई लिख दो। ये जनरल मोशन है, रोलिंग है ये, तो इसमें IC ही लिखा जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, जनरल मोशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कभी भी अदर देन IC कभी यूज होता ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, यू हैव टू यूज IC ओनली, ओके। ठीक है, तो ये आप लोगों का, तो इससे रिलेटेड जो है ना, बेसिकली रिजिड डायनामिक्स से रिलेटेड जो इक्वेशन ऑफ मोशन से के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। मोस्टली यही होता है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कंजर्वेशन लॉज से रिलेटेड, ठीक है ना। कंजर्वेशन लॉज पहले थोड़ा सा ब्रीफली हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करो ना, अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में यस सर, पहले कंजर्वेशन लॉ बताएंगे, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा करो, इसके प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर लो थोड़ा, ठीक है ना।
प्रॉब्लम्स जानते हो अब इसमें देखो एडवाइजेबल यही है कि पहले एससीवी का सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लो, ठीक है ना, उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम जो अभी कराए ना जितने भी उस तरह का सिमिलर क्वेश्चन भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। सर असाइनमेंट वगैरह में होगा ना? हाँ असाइनमेंट में भी है, लेकिन एससी वर्मा का जानते हो रोटेशनल डायनामिक्स के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, बहुत मतलब उसने सही पिक किया है क्वेश्चन को। जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो लगभग उसी जैसा आता है, ठीक है। तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। असाइनमेंट में भी दिया हुआ क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कल जो है ना, मतलब एक क्लास और ले लेंगे ना हम, तो ये खत्म हो जाएगा तुम लोग का रेजिड्यूल डायनामिक्स, ठीक है ना। बस कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लो रॉड सस्पेंडेड है, कोई पार्टिकल आकर हिट किया, उसमें स्टिक कर गया, तो कितना एंगल से वो डिफ्लेक्ट होगा। वो कोलिजन टाइप का क्वेश्चन या रिकॉइल मोशन वाला, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना। जैसे मान लो एक पेरीफेरी है, उस पर कोई पर्सन ऐसे चलने लगा, तो प्लेटफॉर्म कितना एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है ना, कंजर्वेशन लॉज के क्वेश्चन होते हैं, वो सभी उसको कराएंगे फिर नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो फिर अभी स्टॉप कर रहे हैं, ओके।